तो कहानी की शुरुआत उस टाइम के अमेरिका को दिखाती हुई होती है जहाँ पर क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ये क्राइम इतना ज्यादा है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए एक बहुत ही ब्रूटल तरीका निकाल लिया है। अब क्रिमिनल्स को जेल में बंद नहीं किया जाता और न ही उन्हें उम्र कैद जैसी सजा सुनाई जाती है। अब गवर्नमेंट इन क्रिमिनल्स को सुधारने की बजाय इन्हें एक ऐसे आइलैंड पर भेजती है जहां पर वो इंसानों से दूर अपने जैसे क्रिमिनल्स के साथ रह सकें। लेकिन इस आइलैंड पर किसी भी तरीके का कोई भी कानून लागू नहीं है। यहाँ ताकतवर क्रिमिनल्स अपने हिसाब से कमजोर क्रिमिनल्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और तो और यहाँ पर सिर्फ आदमी नहीं है बल्कि कुछ खूबसूरत महिलाएं भी हैं जिनका साथ देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। और इसी बात का फायदा उठाकर ये क्रिमिनल्स उनके साथ जो चाहे कर सकते थे। और तो और इस आइलैंड की एक बात और भी है कि अगर कोई क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को मार दे तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन क्रिमिनल्स को ऐसे ही मरने के लिए इस आइलैंड पर छोड़ा है। अब पूरे अमेरिका के लोगों को गवर्नमेंट का ये काम काफी ज्यादा पसंद आता है। खैर अब इसके बाद हम एक टर्मिनल आइलैंड को देखते हैं जहां पर आज कुछ गार्ड्स एक कारमेन नाम की एक नई क्रिमिनल को लेकर आए थे। जैसे ही कारमेन आइलैंड के पास आती है तो वो देखती है कि आइलैंड के किनारे पर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हैं। ये देखकर कारमेन काफी ज्यादा घबरा गई। अब इसके बाद वो गार्ड कारमेन को टर्मिनल आइलैंड पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर एक क्रिमिनल ने भी कारमेन को आइलैंड पर आते हुए देख लिया था। खैर अब रात को कारमेन खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद कारमेन के पास वही आदमी आता है जिसने कारमेन को आइलैंड पर आते हुए देखा था। इस आदमी का नाम है नॉर्मन। हमें नॉर्मन के बारे में पता चलता है कि नॉर्मन एक डॉक्टर है। यह नॉर्मन को देखकर कारमेन थोड़ा डर जाती है, पर नॉर्मन कारमेन को कुछ भी नहीं कहता। इसलिए कारमेन भी अपना चाकू नीचे कर लेती है। नॉर्मन यहाँ पर कारमेन से बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर पूरे 40 से भी ज्यादा क्रिमिनल रहते हैं और पहाड़ के दूसरी तरफ उन्होंने अपने रहने के लिए छोटे छोटे कैबिन बनाए हुए हैं। इतना बताने के बाद नॉर्मन वापस से अपनी बस्ती में आ जाता है। खैर अब इसके बाद अगले दिन कारमेन भी बाकी क्रिमिनल के पास उनकी बस्ती में आ जाती है। यहाँ पर मौजूद सभी क्रिमिनल्स कारमेन को बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे थे। अब तभी यहाँ पर कारमेन के पास एक मॉन्क नाम का क्रिमिनल आता है। वो कारमेन के पास आकर उसे बहुत ही गलत तरीके से छूने लगा, लेकिन कारमेन मॉन्क पर गुस्सा करते हुए उसे अपने आप से दूर कर देती है। कारमेन का इतना एटीट्यूड देखकर मॉन्क को कारमेन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो बॉबी नाम के उनके लीडर का सबसे खास आदमी था। इसलिए वो एक लड़की से तो अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। इसी बात से गुस्सा होकर वो कारमेन को नीचे पटक देता है। इसके बाद वो कारमेन के सर पर अपना पैर रखकर उसे धमकी देते हुए उससे कहता है कि इस आइलैंड पर हमारा राज है, इसलिए जो हम कहेंगे वही तुझे करना होगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि तू यहाँ से बचकर कहीं पर भी नहीं जा सकती। कारमेन यहाँ पर दूसरे क्रिमिनल से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद बाकी क्रिमिनल्स बॉबी और मॉन्क से डरते हैं। खैर तभी हमें ये पता चलता है कि इस बस्ती में 3 लड़कियां। अब रात होने पर वो तीनों लड़कियां अपने कैबिन में आती हैं। तभी उनमें से बैनी नाम की एक लड़की देखती है कि कारमेन उनकी जगह पर सो रही है। ये देख बैनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी जगह पर से कारमेन को हटा देती है। कारमेन यहाँ पर बैनी का ऐसा बिहेवियर देखकर हैरान थी। तभी वहाँ पर मौजूद जोई नाम की एक दूसरी लड़की उससे कहती है कि तुम जिस जगह पर सो रही थी वो बैनी की जगह है। लेकिन कारमेन कहती है कि यहाँ पर जो चाहे वो रह सकता है, यहाँ पर किसी की भी कोई भी जगह नहीं है। अब इन्हीं बातों को लेकर जॉय और कारमेन के बीच बहस होने लगती है। कारमेन गुस्सा होकर जॉय और बाकी लड़कियों को कैबिन में छोड़कर वहां से जाने लगती है, पर जैसे ही वो बाहर जाती है तो वहां पर कुछ क्रिमिनल जो कि पहरा दे रहे थे वो कारमेन को बाहर जाने से रोक लेते हैं। कारमेन को वापस से अंदर देखकर जॉय बताती है कि हम चारों इस आइलैंड पर मौजूद सभी क्रिमिनल्स के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि हर रात हमें एक एक करके सभी क्रिमिनल्स के पास जाना पड़ता है और अब से तो तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा। खैर अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल्स लड़कियों से खेत में काम करवा रहे थे। यहाँ पर काम करते हुए ली और कारमेन थक जाती हैं, इसलिए उन्हें कुछ वक्त का रेस्ट दिया जाता है। तभी यहाँ पर कारमेन ली से पूछती है कि क्या तुम में से किसी ने भी कभी जगह से भागने की कोशिश नहीं की, जिस पर ली कारमेन से कहती कि कुछ क्रिमिनल्स बॉबी और मॉन्क के ग्रुप को छोड़कर कहीं और जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो भी सही लोग हैं, लेकिन हाँ एक अंदाजा है कि वो यहाँ से तो ठीक होंगे। खैर अब इसके बाद हम जॉय को देखते हैं
काम करने की वजह से उसे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी, इसीलिए वो एक क्रिमिनल से पानी लेने के लिए जाती है। पर वो क्रिमिनल जॉय के मुंह पर अपने मुंह में भरा पानी फेंक देता है। ये देख जॉय को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। पर उसी वक्त चीनो नाम का एक क्रिमिनल जो कि जॉय को पसंद करता था, वो भी यहीं पर काम कर रहा था। वो ये देखकर जॉय को पानी देने के लिए जाता है। ये देखकर उस दूसरे क्रिमिनल को गुस्सा आ गया कि आखिर ये इसे पानी क्यों दे रहा है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पर तभी उसी वक्त बॉबी और मोंक आकर चीनो और दूसरे क्रिमिनल को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। खैर अब इसके बाद सभी लड़कियों को स्टोर रूम के काम के लिए भेज दिया जाता है। तभी ली देखती है कि कारमेन के हाथ पर चोट लग गई है, इसलिए वो डॉक्टर नॉर्मन को कारमेन के हाथ पर पट्टी करने के लिए कहती है। पर मोंक नॉर्मन को कारमेन के हाथ पर पट्टी करने से मना कर देता है और वो वापस से कारमेन को उसके काम पर लगा देता है। इसके बाद रात में सभी लड़कियां अपने कैबिन में थीं। तभी वहां पर मोंक आता है। वो सभी लड़कियों को अपनी नाइट ड्यूटी के बारे में बताता है, जिसके अंदर उन्हें अलग अलग क्रिमिनल के पास जाना था। लेकिन उन सभी लड़कियों में से बैनी सिर्फ बॉबी के पास ही जाती है और बॉबी भी अपने अलावा बैनी को किसी और क्रिमिनल के पास नहीं भेजता। खैर अब इसके बाद जब अगले दिन सभी लड़कियां क्रिमिनल्स को खाना सर्व कर रही थी, तब दो क्रिमिनल्स के बीच लड़ाई हो जाती है। देखते ही देखते उन दोनों क्रिमिनल्स की लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। उन क्रिमिनल्स को लड़ते हुए देखकर मोंक तो उन क्रिमिनल्स को रोकने के लिए जा रहा था, लेकिन वो भी मोंक को रोक लेता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर उन क्रिमिनल्स में से कोई एक क्रिमिनल भी मर गया तब उन्हें कम लोगों का खाना ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बॉबी ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उनमें से एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को चाकू से मार देता है। फिर कुछ क्रिमिनल मिलकर मरे हुए क्रिमिनल की बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। खैर अब इसके बाद सभी लड़कियां क्रिमिनल्स के कपड़े धोने के लिए नदी के पास जाती हैं और उन लड़कियों पर नजर रखने के लिए वहां पर कुछ क्रिमिनल भी आए हुए थे। पर तभी एक दूसरे क्रिमिनल्स का ग्रुप नदी पर आए क्रिमिनल्स पर हमला कर देता है और एक एक कर सभी क्रिमिनल्स को मार देते हैं। लेकिन वो लड़कियों को कुछ भी नहीं कहते और सभी लड़कियों को अपने साथ वहां से ले जाने लगते हैं। दरअसल ये वही दूसरा ग्रुप था जो आइलैंड पर बॉबी और मोंक के ग्रुप से छुप कर रह रहा था। इनके ग्रुप के लीडर हैं एजे और कार्नेल। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि एजे और कार्नेल के ग्रुप के सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो सभी लड़कियों का अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं और उन्हें रात को खाने के लिए खाना भी देते हैं। आप तभी उनमें से जूलियन नाम का एक क्रिमिनल जॉय के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो काफी वक्त से अपने ग्रुप में किसी लड़की के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जॉय जूलियन को अपने आप से दूर कर देती है। इसके बाद जॉय ग्रुप के दूसरे क्रिमिनल के पास आ जाती है, जो जॉय को काफी ज्यादा अच्छा लगता था। ये दोनों यहाँ के बॉनफायर से दूर जाकर मजे करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर जूलियन भी आ जाता है। जूलियन को यहाँ पर अपने साथी को जॉय के साथ देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चक्कर में यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जूलियन अपने साथी को दूर करने के बाद जॉय के साथ जबरदस्ती करने लगा। पर तभी जॉय खुद को जूलियन से बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर एजे और कार्नेल भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने जल्दी से यहाँ पर जूलियन को जॉय से दूर किया और वो लोग यहाँ पर जूलियन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। कार्नेल जूलियन से कहता है कि तू जॉय से दूर रह, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। खैर अगले दिन एजे और कार्नेल का ग्रुप वापस से आगे बढ़ने के लिए अपना सामान बांध लेते हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा वक्त तक एक ही जगह पर रुके रहेंगे तो बॉबी और मोंक का ग्रुप उन्हें आसानी से ढूंढ लेगा। आप तभी ली यहाँ पर एजे से कहते कि हम कब तक इस तरीके से उनसे भागते रहेंगे, हमें बॉबी और मोंक के ग्रुप का सामना करना चाहिए। लेकिन एजे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि एजे के ग्रुप के मुकाबले बॉबी के ग्रुप में काफी ज्यादा लोग थे, इसीलिए वो लोग किसी भी तरीके से बॉबी के ग्रुप का सामना नहीं कर पाएंगे। खैर अब इसके बाद एजे सभी से कहता है कि हमें दो दो ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए, जिससे बॉबी का ग्रुप हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। ये सभी लोग भी एजे की बात मानते हैं, इसलिए कुछ लोग एजे के ग्रुप में चले जाते हैं और कुछ लोग कार्नेल के साथ चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ली को एक पत्थर मिलता है जो कि पोटेशियम नाइट्रेट का था। ली यहाँ पर जॉय को बताती है कि हम पोटेशियम नाइट्रेट में सल्फर और चारकोल को मिलाकर इससे गन पाउडर और हैंड ग्रेनेड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉय को ली की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद वो अपने लवर के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम कारमेन को देखते हैं, जो कि एजे को एक जहरीला पौधा लाकर देती है। वो एजे से कहती है कि हम इस जहरीले पौधे से इसका जहर निकाल कर तीर पर लगा सकते हैं, क्योंकि इस पौधे का जहर इतना तेज है कि ये 10 सेकंड में किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। यहाँ पर एजे को भी कारमेन का आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही साथ यहाँ पर कारमेन भी एजे को पसंद करने लगी थी,
क्योंकि एजे भी काफी ज्यादा अच्छा इंसान था, वो सभी की फिक्र करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जॉय को देखते हैं जो कि जूलियन से बदला लेने की सोचती है। वो जूलियन को लुभाकर एक पेड़ के पास लेकर आती है। यहाँ पर जॉय जूलियन के साथ प्यार करने का नाटक करने लगी। बातों ही बातों में वो उसकी बैक साइड पर शहद लगा देती है। लेकिन यहाँ पर जूलियन को जॉय पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। उसे तो लग रहा था कि जॉय उससे सचमुच में प्यार करती है। अब इसके बाद जॉय एक पेड़ के तने के पास जाती है जिसके अंदर काफी सारी मधुमक्खियां थी। जॉय डंडा मारकर उन सारी मधुमक्खियों को उड़ा देती है और इसके बाद वो सारी मधुमक्खियां जूलियन के बैक साइड पर लगे शहद पर बैठ गईं। वो मधुमक्खियां धीरे धीरे जूलियन को काट रही थी। जूलियन भी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। मधुमक्खियों के काटने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो किसी तरीके से उनसे बचने के लिए नदी में जाकर कूद जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर ग्रुप के बाकी सभी लोग जूलियन पर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। वो सभी लोग हंस ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मॉन्क और उसके लोग आकर कार्नेल के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक एक कर कार्नेल के ग्रुप के लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर कार्नेल का ग्रुप भी कोई कमजोर नहीं था, वो भी मॉन्क और उसके लोगों को मार रहे थे। अब तभी उसी वक्त एजे भी वहाँ पर आ जाता है। कार्नेल और एजे दोनों मिलकर मॉन्क के काफी सारे लोगों को मार देते हैं। इसके बाद एजे अपने ग्रुप के सभी लोगों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कार्नेल अभी भी मॉन्क को मारने के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। वो मॉन्क पर चुपके से हमला कर देता है। वो लगातार मॉन्क को मार रहा था, पर अब तभी वहाँ पर मॉन्क के बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कार्नेल भी वहाँ से भाग गया। कार्नेल को भागते हुए देखकर मॉन्क अपने एक साथी को उसके पीछे लगा देता है। लेकिन जैसे ही मॉन्क का आदमी थोड़ा सा आगे जाता है तो वो एजे के लगाए हुए ट्रैप से मारा जाता है। खैर अब इसके बाद हम मॉन्क को देखते हैं। मॉन्क जब वापस से बॉबी के पास आता है तो बॉबी मॉन्क के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। ये देखकर बॉबी मॉन्क पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी एजे और कार्नेल को ढूंढकर उन्हें खत्म कर दो, वरना वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद हम एजे और कार्नेल के ग्रुप को देखते हैं। उनके ग्रुप का एक आदमी बहुत ही ज्यादा घायल था, उसके घाव से लगातार खून बहता जा रहा है। एजे से यहाँ पर अपने साथी की ऐसी हालत अब और ज्यादा नहीं देखी जा रही, इसीलिए वो अकेले ही डॉक्टर नॉर्मन को लेने के लिए बॉबी के कैबिन की तरफ निकल जाता है। इधर पीछे से कार्नेल और कारमैन दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। खैर अब कुछ वक्त बाद एजे भी डॉक्टर नॉर्मन को अपने ग्रुप के पास लेकर आ गया, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि एजे के साथी का खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी एजे देखता है कि वहाँ पर कार्नेल और कारमैन नहीं है। अब जब वो उन्हें देखने के लिए जाता है तब एजे उन दोनों को एक साथ देख लेता है। उसे यहाँ पर कारमैन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि कारमैन ने उसे चीट किया था, पर इस वक्त एजे कारमैन से कुछ भी नहीं कहता। खैर अगले दिन एजे सभी से कहता है कि हम बॉबी से डरकर अब और ज्यादा नहीं भागेंगे, हमें अब किसी भी हालत में बॉबी और उसके लोगों का डटकर सामना करना होगा। ली तो ये पहले से ही चाहती थी। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग बॉबी के कबीले पर हमला करने के लिए हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। कार्मेन यहाँ पर उन जहरीले पौधों का यूज करके उन्हें काफी सारी चीजों पर लगा देती है। तभी ली भी यहाँ पर बाकी के लोगों को बताती है कि हम ग्रेनेड्स बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे सल्फर चाहिए और सल्फर इस आइलैंड पर मिलना काफी मुश्किल है। तभी डॉक्टर नॉर्मन कहता है कि जंगल में जो सरसों है उसके अंदर सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा है। नॉर्मन का ये आइडिया सुन ली काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो ग्रेनेड्स बना सकती है। खैर अब इसके बाद वो ग्रेनेड्स बनाना शुरू भी कर देती है। कार्नेल और उसका साथी मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट के पत्थर को एक दूसरे पर घिसना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर मिल जाता है। और ठीक ऐसे ही वो सरसों और कोल को मिक्स करके चारकोल और सल्फर का पाउडर भी बना लेते हैं। इसके बाद ली ने इन तीनों तरह के पाउडर को एक साथ मिलाकर इन्हें कुछ बोतल्स में भर लिया जो कि अब ग्रेनेड्स का काम करेंगी। इसके बाद ली अपने द्वारा बनाए हुए ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करना सभी को बताती है, पर तभी जूलियन वहाँ पर आकर ली के पास से एक बोतल ले लेता है जिसके अंदर ली ने अपना बारूद भरा हुआ था। तभी जूलियन उस बोतल को दोबारा से ली की तरफ फेंकता है। ग्रेनेड को अपनी तरफ आते देखकर सभी लोग जल्दी से नीचे लेट जाते हैं, पर ली ने बहुत ही आराम से उस ग्रेनेड को पकड़ लिया। पर अगर ली बोतल को पकड़ने में थोड़ी सी भी गलती कर देती तो ग्रेनेड उसके हाथ में ही फट सकता था। ये देखकर जॉय का लवर जूलियन पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इधर कार्नेल और एजे देखते हैं कि उनके साथ उनकी साथी बनी नहीं है,
इसीलिए वो बनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम बनी को देखते हैं, वो पानी पीने के लिए एक झरने पर आई हुई थी। तभी रॉय नाम का एक क्रिमिनल आकर बनी को पकड़ लेता है। वो बनी को पकड़कर मॉन्क के पास लेकर आता है। मॉन्क भी यहाँ पर बनी को अपने पास आते हुए देख काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब मॉन्क बनी को बॉबी के पास ले जाएगा। इसके बाद मॉन्क और उसके साथी बनी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं, पर यहाँ पर रॉय बाकी के लोगों को पकड़ने के लिए रुका हुआ था। अब तभी जॉय का लवर रॉय को देख लेता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जॉय का लवर रॉय की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो कुल्हाड़ी सीधा जाकर रॉय की पीठ में लगती है, जिससे रॉय की वहीं पर मौत हो गई। खैर अब इसके बाद हम बॉबी और मॉन्क को देखते हैं। मॉन्क बनी को बॉबी के पास लेकर आ गया था। तभी बॉबी को अपने बनाए हुए रेडियो से ये पता चलता है कि कल कुछ गार्ड्स खाना देने के लिए इस आइलैंड पर आ रहे हैं। ये सुनकर बॉबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। खैर अगले दिन बॉबी बनी को समुद्र किनारे ले जाकर उसे रस्सियों से बांध देता है। इसके बाद उसने अपनी बेल्ट निकाली और वहां पर बनी को पीटना शुरू कर दिया, जिससे बनी की पीठ पर काफी सारे निशान बन जाते हैं। ये सब ऊपर से एजे और उसके साथ वाले लोग भी देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बॉबी बनी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इधर नीचे बॉबी देखता है कि अब किनारे की तरफ गार्ड्स की बोट आ रही है, इसलिए वो जल्दी से एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। अब तभी थोड़ी देर बाद गार्ड्स क्रिमिनल के लिए खाने का सामान लेकर आ गए, लेकिन उनमें से एक गार्ड अभी भी समुद्र पर मौजूद बोट पर था। इसीलिए बॉबी का एक आदमी चुपके से तैरकर बोट तक पहुंच जाता है। इसके बाद उसने धीरे से बोट पर चढ़कर गार्ड को मारकर उससे उसकी गन ले ली। इधर किनारे पर मौजूद दूसरे गार्ड्स बनी के हाथ खोल देते हैं, पर तभी बोट पर मौजूद बॉबी का आदमी किनारे वाले दोनों गार्ड्स को अपनी गन से शूट कर कर मार देता है। इसके बाद वो गन लेकर वापस से बॉबी के पास आ गया। वहां से जाने से पहले बॉबी अपने एक आदमी को किनारे पर पहरा देने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि गार्ड्स का जो सामान था वो बहुत ही ज्यादा भारी था। इसलिए बॉबी और उसका आदमी वापस से अपनी बस्ती में आ जाएंगे। फिर वहां से सामान लेने के लिए मॉन्क और कुछ लोग आ जाएंगे। इसके बाद बॉबी और उसका आदमी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते वक्त बॉबी अपने आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ हम एजे और उसके ग्रुप को देखते हैं। यहाँ एजे डॉक्टर नॉर्मन को बनी को ढूंढने के लिए भेजता है। तभी एजे देखता है कि समुद्र के किनारे पर बॉबी का एक आदमी खड़ा है, जिसके पास गन भी है। इसीलिए एजे और बाकी के सभी लोग बॉबी के आदमी को निपटाने का प्लान बनाते हैं। जॉय का लवर बहुत ही चालाकी के साथ समुद्र से होता हुआ बॉबी के आदमी के ठीक पीछे पहुंच जाता है, और इसके बाद वो उस आदमी को अपने जहरीले हथियार से मार देता है। इसके बाद एजे और बाकी के लोग भी वहां पर आ गए। एजे जल्दी से बॉबी का आदमी की गन अपने पास रख लेता है, और उसी वक्त जॉय का लवर बोट से कुछ फ्यूल कैन ले आया था। उन्हें देखकर एजे अपने ग्रुप के सभी लोगों को जंग की तैयारी शुरू करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनके पास बॉबी का सामना करने के लिए काफी सारे हथियार थे। दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं। उसे पता चल गया था कि एजे और उसके लोग कभी भी उसकी बस्ती पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो छुप छुप कर उसके आदमियों को मार रहे थे। इसीलिए अब बॉबी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। खैर अगले दिन एजे और उसका सारा ग्रुप बॉबी के कैबिन के पास पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि पूरी की पूरी बस्ती तो सुनसान पड़ी है और आसपास कोई भी क्रिमिनल दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर एजे समझ गया कि बॉबी को उनके आने के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी सभी लोग प्लान के मुताबिक अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले तो कार्नेल और ली जाकर एक टॉयलेट को ग्रेनेड से उड़ा देते हैं। फिर एजे और उसका साथी मिलकर बस्ती के कैबिनों को भी ग्रेनेड से उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये देख मॉन्क भी अपनी गन लेकर एजे और उसके साथियों पर हमला कर देता है, और उसी वक्त बॉबी के दूसरे साथी भी बाहर आकर एजे के ग्रुप पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एजे अपने साथियों के साथ मिलकर बॉबी के सभी साथियों को मौत के घाट उतार देता है, पर बॉबी भी लगातार गोलियां चला रहा था, और बस इसी गोलीबारी में कार्नेल की मौत हो जाती है। एजे कार्नेल की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, और अब वो किसी भी हालत में बॉबी को अपने हाथों से मारना चाहता है। गुस्से में आकर ली एक ग्रेनेड को एक कैबिन में फेंक देती है, जिसके अंदर मॉन्क था। पर जब ली वापस अपने साथियों के साथ आ रही थी, तब बॉबी ली को भी अपनी गोलियों से भून देता है, और इस तरह यहीं पर ली की भी मौत हो जाती है। लेकिन ली के ग्रेनेड फटने की वजह से मॉन्क काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था।
मॉन्क जल्दी से बॉबी के पास आकर उसके बंकर में चले जाता है। उसी वक्त जॉय बनी को इशारा करती है जो कि पेट्रोल कैन के पास खड़ी थी। जॉय बनी को पेट्रोल कैन का ढक्कन खोलने के लिए कहती है ताकि कैन से निकलने वाला पेट्रोल पानी के रास्ते से होते हुए बॉबी जिस बंकर में था उस बंकर में चला जाए। लेकिन बनी जॉय की बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए जूलियन बनी की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, पर बीच रास्ते में ही बॉबी ने जूलियन को शूट करके उसे भी मार दिया। बनी भी जूलियन को ऐसे मारते हुए देख लेती है। जैसे ही बनी जूलियन के पास आ रही थी तब बॉबी बनी के हाथ पर भी गोली चला देता है, जिससे बनी बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। बनी को देखकर डॉक्टर नॉर्मन गोलियों से बचते हुए बनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। डॉक्टर नॉर्मन बनी को बॉबी की रेंज से दूर ले जाकर उसे सही सलामत कैन तक पहुंचाता है। फिर डॉक्टर नॉर्मन ने जल्दी से कैन के ढक्कन को खोल दिया, जिससे सारा पेट्रोल बॉबी के बंकर में जाने लगा। इसके बाद डॉक्टर नॉर्मन पेट्रोल में आग लगा देता है। फिर जैसी आग पानी के रास्ते होते हुए बॉबी के बंकर तक पहुंचती है, बंकर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें बॉबी जलकर मारा गया। मॉन्क भी उसी बंकर में था, लेकिन वो किसी तरीके से ब्लास्ट में जिंदा बच गया था, पर उसका चेहरा जलने की वजह से अब उसके पास उसके आंखों की रोशनी नहीं रही। इस वजह से एजे मॉन्क को सूट नहीं करता और अब वो ये फैसला करता है कि वो मॉन्क से काम करवाएगा। खैर अब इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर बॉबी और उसके ब्रूटल साथियों के मरने के बाद अब पूरे टर्मिनल आइलैंड पर शांति का माहौल था। एजे और उसके साथी बहुत ही शांति के साथ टर्मिनल आइलैंड पर रह रहे थे। यहाँ पर अब जॉय को भी बच्चा होने वाला था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा खुश थी। तभी हम डॉक्टर नॉर्मन और बनी को देखते हैं, वो दोनों समुद्र किनारे पर जाते हैं जहाँ पर कुछ गार्ड्स आज एक नई लड़की को छोड़ने के लिए आए थे। तभी बोट पर सवार गार्ड्स यहाँ पर इन दोनों से डॉक्टर नॉर्मन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर नॉर्मन को वापस से मेनलैंड एरिया पर ले जाने वाले थे। इसकी वजह ये थी कि डॉक्टर नॉर्मन के केस की दोबारा से सुनवाई होने वाली है। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन गार्ड से कहता है कि डॉक्टर नॉर्मन मर गया है। ये सुनकर वो गार्ड्स वहां से चले आते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आखिर डॉक्टर नॉर्मन कौन है। दरअसल डॉक्टर नॉर्मन को पता था कि उसके केस की सुनवाई के बाद भी मुकदमा उसके खिलाफ ही होने वाला है, इसीलिए वो वापस से मेनलैंड एरिया पर जाना नहीं चाहता और यहीं पर खुशी खुशी बनी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। खैर अब इसके बाद डॉक्टर नॉर्मन और बनी दोनों आइसलैंड पर आई लड़की का बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अपने देश की सरकार भी अगर क्रिमिनल्स को एक आइलैंड पर भेज दे तो वो क्रिमिनल्स क्या क्या कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या ये गवर्नमेंट का फैसला ठीक रहेगा भी या फिर नहीं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।